स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। शुरू करते हैं डकैती पार्ट 6। शिवराम 7 बजे ही देवराज चौहान के फ्लैट पर पहुंच गया था। शिवराम, अजीत खन्ना बोला। देख रहा हूं। बालकिशन शांत किंतु गंभीर था। दोनों इस समय फ्लैट से कुछ दूर कार खड़ी करके भीतर बैठे थे और निगाहें फ्लैट पर थी। सिर्फ 15 मिनट पहले ही वे दोनों वहां पहुंचे थे। शिवराम इतनी सुबह यहां आ गया जाहिर करता है कि ये लोग जल्दी ही कुछ करने वाले हैं। बालकिशन की बात पर अजीत खन्ना सिर हिलाकर रह गया। फिर 20 मिनट के पश्चात शिवराम और देवराज चौहान बाहर निकले। देवराज चौहान को देखकर बालकिशन की आंखें सिकुड़ी, फिर अगले ही पल आंखें फैल गई। देवराज चौहान, बालकिशन के होठों से निकला। कौन? अजीत खन्ना कुछ समझ नहीं सका। खन्ना, ये तो देवराज देवराज चौहान है। बालकिशन हक्का बक्का था। मैं नहीं जानता देवराज चौहान को। उल्लू के पट्टे, तू अंडरवर्ल्ड के टाइगर को नहीं जानता? अंडरवर्ल्ड का खतरनाक शिकारी देवराज चौहान। अजीत खन्ना सकपका उठा। क्या कह रहे हो? अजीत खन्ना की आवाज में अविश्वास के भाव थे। मैंने ठीक कहा है। यह देवराज चौहान है। इसे पहचानने में मैं कभी धोखा नहीं खा सकता। तुम मिले हो देवराज चौहान से? नहीं, लेकिन अखबारों में इसकी कई बार तस्वीर देखी है। यह देवराज चौहान है। बेहद खतरनाक इंसान है। परंतु समझ में नहीं आता कि शिवराम इससे कैसे टकरा गया। कुछ हुआ ही होगा दोनों के बीच। खन्ना, ये लोग जो भी कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि छोटे मामलों में देवराज चौहान हाथ नहीं डालता। देवराज चौहान वही काम करता है जिसमें भारी खतरा और मोटा पैसा हो। हमें सावधानी से इन पर निगाह रखनी होगी। बालकिशन की निगाह देवराज चौहान और शिवराम पर थी, जो कार में बैठ रहे थे। जब उनकी कार आगे बढ़ी तो खन्ना ने सावधानी से अपनी कार उनके पीछे लगा दी। अगर इन्हें अपना पीछा होने का आभास हो गया तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ भी न होने पाए। इस मामले में देवराज चौहान का नाम सुनकर अजीत खन्ना की लापरवाही कोसों दूर भाग गई थी। अब वो सतर्क था। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं आ रहा कि शिवराम देवराज चौहान के साथ काम कर रहा है। इसमें विश्वास आने की कौन सी बात है? बालकिशन ने सिर हिलाया। देवराज चौहान बहुत कम किसी पर विश्वास करके उससे हाथ मिलाता है। वैसे शिवराम बुरा इंसान नहीं है। विश्वास करने के काबिल तो है ही। बालकिशन कुछ नहीं बोला। निगाहें काफी आगे जा रही देवराज चौहान के कार पर थी। ये लोग कहां जा रहे हैं? अजीत खन्ना ने गहरी सांस ली। इसी प्रकार पीछे लगे रहो, सब कुछ सामने आ जाएगा, बालकिशन ने जवाब दिया। और अजीत खन्ना सावधानी से देवराज चौहान की कार का पीछा करता रहा। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 8 बजे देवराज चौहान और शिवराम उस होटल में, जो सुंदरलाल के दोस्त का था और सुंदरलाल ने वहां मिलना था, पहुंच चुके थे। होटल के पार्किंग में देवराज चौहान ने कार रोककर सिगरेट सुलगाई और दोनों बाहर निकले। शिवराम के चेहरे पर अजीब सी रौनक थी। देवराज चौहान शिवराम की भीतरी हालत को महसूस कर रहा था। आखिर आज अरबों के जेवरात पर हाथ मारने की योजना पर काम किया जाना था, और शिवराम के लिए तो जैसे यह नया जन्म होने वाली बात हो गई थी। इस तरफ उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। असल में शिवराम को देवराज चौहान पर पूरा भरोसा था, और वो आंखें मूंदे देवराज चौहान के पीछे चला जा रहा था, जैसे इंसान अपने इम्तिहान का नतीजा भगवान पर छोड़कर निश्चिंत सा हो जाता है। कुछ इसी तरह शिवराम ने सब कुछ देवराज चौहान पर ही छोड़ रखा था। रजत सेठी को नहीं बुलाया था क्या? रजत सेठी को नहीं बुलाया था क्या? एकाएक शिवराम ने पूछा। नहीं,
उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मौके पर वो फैल सकता है। क्या मतलब? उससे 20 लाख में सौदा तय हुआ है। अगर वो भीतरी मामला भांप गया तो बड़ा मुंह फाड़ सकता है, और हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। देवराज चौहान ने कहा। ये तो उसे बाद में भी मालूम हो सकता है। बाद की बात को संभाला जा सकता है। अगर पहले ही उसने बख्तरबंद ट्रक लाने से इनकार कर दिया तो। बात शिवराम की समझ में आई। वास्तव में वक्त से पहले रजत सेठी को वहां नहीं पता चलना चाहिए कि मामला कितना मोटा है, वरना वक्त से पहले वो हमारा ही पटड़ा बिठा देगा। सब कुछ रुद्द फुद्द हो जाएगा। आओ भीतर चलें। 10 मिनट पश्चात ही दोनों सुंदरलाल के साथ होटल के कमरे में बैठे थे। तब तक कोई बात नहीं हुई थी जब तक कि वेटर तीनों के लिए नाश्ता वहां रखकर नहीं चला गया। तीनों ने नाश्ता शुरू किया। हमारे पास काम ज्यादा है और वक्त कम है, देवराज चौहान बोला। इसलिए मैं जल्दी से बात शुरू करके जल्दी बात को खत्म करना चाहता हूं, ताकि बाकी कामों के लिए पूरा वक्त निकाला जा सके। अवश्य, सुंदरलाल बोला। लेकिन वो चौथा कहाँ है? इस मीटिंग में चौथे की जरूरत नहीं है, देवराज चौहान बोला। क्यों? जब वो हमारे साथ है तो इस समय उसे भी यहां होना चाहिए। सुंदरलाल, देवराज चौहान का स्वर एक सख्त हो गया। मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। तुम्हें किसी भी बात पर जोर देने या सोचने की जरूरत नहीं है। सुंदरलाल नाश्ते में व्यस्त रहा। मेरे ख्याल में अब बात शुरू की जाए, शिवराम बोला। पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं, सुंदरलाल ने गंभीर स्वर में देवराज चौहान से कहा। शिवराम ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभरी। मुझे देवराज चौहान कहते हैं। कौन? सुंदरलाल की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान, शिवराम ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। नाम काफी नहीं है तो कुछ और बताऊं? ये देवराज चौहान है? वो खतरनाक देवराज चौहान जो। हाँ हाँ, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक ही देवराज चौहान है। ये वही है। सुंदरलाल हक्का बक्का सा मुंह फाड़े कई पलों तक देवराज चौहान को देखता रह गया। उसके चेहरे पर विश्वास अविश्वास के भाव थे। क्या देख रहा है? शिवराम ने उसे टोका। कुछ नहीं। सुंदरलाल अभी तक अपने पर काबू नहीं पा सका था, परंतु अपने व्यक्तित्व की जो अकड़ अभी तक उसमें नजर आ रही थी, वो अब लुप्त हो चुकी थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा कि मैं देवराज चौहान जैसी हस्ती के पास बैठा हूं और उसके साथ काम भी कर रहा हूं। बाद में विश्वास आ जाएगा। अब जरा आगे की बात कर लें, शिवराम बोला। नाश्ता एक तरफ सरकाकर देवराज चौहान बोला। सुंदरलाल, जवाहर सिंघानिया अपने हीरे जवाहरात की नीलामी कर रहा है। इस इस बात की जानकारी तो होगी तुम्हें? हाँ, सुन रखा है। होटल में वो नीलामी कर रहा है। आज के अखबार में भी उसका भरपूर जिक्र है। लेकिन नीलामी का हमारे मामले से क्या ताल्लुक? सुंदरलाल अजीब से लहजे में कह उठा। सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि अरबों के उन हीरे जवाहरातों को आज हम लूट रहे हैं। सुंदरलाल एकाएक बेजान सा हो गया। ना तो उसने सांस लेने ना तो उसके सांस लेने का एहसास हुआ, और ना ही उसकी पलकें हिली। भावहीन सा वो देवराज चौहान को देखता रहा। सुंदरलाल, शिवराम ने उसकी कलाई पर हाथ मारा। सुंदरलाल के शरीर में हरकत हुई। पागल हो गए हो तुम? सुंदरलाल के होंठों से फटा फटा सा स्वर निकला। तुम तुम ऐसा काम कर रही की सोच रहे हो जो संभव नहीं है। उत्सुकतावश मैंने इस मामले पर ऊपरी तौर पर गौर किया था। बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी है उस नीलामी में। पुलिस है, बीमा कंपनी का जासूस है, उसके अपने खतरनाक कमांडो हैं, और भी कई तरह का इंतजाम है। इस काम में हाथ डालना आत्महत्या करने के बराबर है। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कुराहट नाच उठी। मैं कब कहता हूं ऐसा नहीं है? मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। फिर भी तुम इस खात
फिर भी तुम इस काम में हाथ डालने की सोच रहे हो, सब कुछ जानते हुए भी? हाँ, लेकिन आत्महत्या करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। देवराज चौहान, सुंदरलाल ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। मैं तो समझ रहा था कि ये आम लूट का मामला है, किसी बैंक वैन वगैरह को लूटने का प्रोग्राम है, परंतु तुम इस मामले को बैंक वैन लूटने का मामला ही समझ लो। समझने और होने में बहुत फर्क होता है। सामने चूहा नजर आ रहा हो तो उसे मैं बिल्ली कैसे कह दूं? मैं ऐसे खतरनाक मामले में हाथ नहीं डाल सकता। अब तक जो हुआ सो हुआ। सारी बातें मुझ तक रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। तुम लोग अपने प्लान को आगे जारी रख सकते हो। अब अगर तुमने अपनी बात कह ली हो तो मैं कुछ कहूं? देवराज चौहान सपाट स्वर में बोला। सुंदरलाल देवराज चौहान को देखता रहा। उसके बाद देवराज चौहान ने सुंदरलाल को उतना बताया जितना कि अब तक शिवराम जानता था। सुंदरलाल हक्का बक्का से सब सुने जा रहा था। देवराज चौहान की बात सुनने के बाद सुंदरलाल हौले से सिर हिलाकर बोला, माना, सब कुछ माना, लेकिन वॉल्ट से अरबों के हीरे जवाहरात तगड़ी सिक्योरिटी में रवाना होंगे। वॉल्ट का जासूस अशोक सैनी होगा, पुलिस होगी, जवाहर सिंघानिया की पर्सनल सिक्योरिटी होगी, जिसमें कि तुम कमांडो राजन सिकोलिया का खास जिक्र कर रहे हो। एक आध इंतजाम और भी हो सकता है। और फिर अपने आप में सबसे बड़ा इंतजाम तो वो बुलेट प्रूफ आर्म्स प्रूफ वैन है, जिसे कि खोल पाना संभव नहीं। वैन का ड्राइवर भी अगर भीतर सिस्टम को दबा देगा, भीतर सिस्टम का बटन दबा देगा, तो वो भी वैन में सुरक्षित हो जाएगा। और फिर सबसे मुख्य बात तो यह है कि मान लिया जाए कि हम किसी तरह अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, उस वैन पर काबू पाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो अहम सवाल ये उठता है कि उस सुरक्षित वैन को हम खोलेंगे कैसे? उसमें मौजूद हीरे जवाहरात को हासिल कैसे कर पाएंगे? क्योंकि उसे खोलने के लिए रिमोट कंट्रोल की जरूरत होती है, जो कि वॉल्ट के अधिकारियों के पास होगा। उसके बिना तो उस वैन को किसी भी तरह से खोला नहीं जा सकता। ताले का सिस्टम तो उसमें है ही नहीं कि हम उसे खोल लेंगे। कहने के पश्चात सुंदरलाल ने पहलू बदला। मैं तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं करता। माना, सब माना, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते कि जब उस वैन पर हमारा कब्जा हो जाएगा, तो उसमें से हीरे जवाहरात हासिल करने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता निकाल ही लेंगे। इस बारे में कोई तो सफल कदम उठाएंगे ही। सुंदरलाल ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ये बात तो है ही। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगा ली। शिवराम चिंता व्याकुलता में डूबा पहलू बदले जा रहा था। देवराज चांद ने शिवराम और सुंदरलाल पर निगाह मारी। देवराज चांद कुछ कहता उससे पहले सुंदरलाल कह उठा, तुमने आज उस वैन को उड़ाने का प्लान बनाया? हाँ, मुझे तो ये काम भी बिल्कुल असंभव लगता है। तगड़ी सिक्योरिटी और दिन दहाड़े भरी सड़क पर यह काम किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं है। मैं नहीं समझता कि यह काम हो पाएगा। मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं और यही बताने जा रहा हूं कि यह काम कैसे मुमकिन होगा। कहने के साथ ही देवराज चाहन ने नक्शा निकालकर सुंदरलाल की तरफ बढ़ाया। ये वॉल्ट से होटल तक का उस रास्ते का नक्शा है जहां से वैन गुजरेगी। पहले सड़कों को पहचान लो। सुंदरलाल ने नक्शा लेकर उन सड़कों को समझा जहां से वैन को गुजरना था। समझ गया। सुंदरलाल ने नक्शे से नजरें उठाकर देवराज चाहन को देखा। अब तुम दोनों मेरी बात पर ध्यान से अब तुम दोनों मेरी बात पर ध्यान दो। देवराज चाहन ने शिवराम पर निगाह मारी। आधे रास्ते के बीच एक रेलवे का फाटक आता है। वहां पर भीड़ भाड़ अक्सर कुछ ज्यादा होती है। दोनों ने सिर हिलाया। वहां से रेलवे के फाटक से वहां से रेलवे के फाटक से हम हरकत में आएंगे। ज्यों ही वैन लाइन पार करके दूसरी तरफ आएगी, उसी समय वहां एक्सीडेंट हो जाएगा और वैन के पीछे आने वाली सिक्योरिटी के लिए बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आगे जाती वैन अकेली हो जाएगी। फिर तो वैन रुक जाएगी, सुंदरलाल बोला। नहीं, शिवराम ने उत्तर दिया।
वैन ड्राइवर को सख्त आदेश है कि रास्ते में कुछ भी हो जाए, उसे किसी भी हाल में रुकना नहीं है, अपना रास्ता तय करते रहना है, इसलिए वैन नहीं रुकेगी। वो एक्सीडेंट कैसे होगा? उसका इंतजाम कर लिया है मैंने, शिवराम ने कहा। क्या एक्सीडेंट करने वालों को खबर है कि हम क्या करने जा रहे हैं? सुंदरलाल ने पूछा। नहीं, उन्हें सिर्फ अपने 10,000 से मतलब है। उन्हें तुम भी जानते हो, राजू मिलावत और मुकेश भट्टी। वो सड़क छाप छोकरे? हाँ। ठीक है, दोनों इस काम को बढ़िया ढंग से अंजाम दे लेंगे। सुंदरलाल ने सिर हिलाया। देवराज चांद ने पुनः कहा, वैन आगे बढ़ती रहेगी, परंतु पीछे के हालात को देखकर वो थोड़ा सतर्क हो जाएगा, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैन के कुछ आगे बढ़ते ही सड़क के किनारे तुम, सुंदरलाल, एक ट्रक में मौजूद रहोगे और ट्रक को वैन के पीछे लगा दोगे। पीछा करने पर यह सिलसिला सिर्फ 10 मिनट चलेगा, क्योंकि 10 मिनट बाद, देवराज चांद ने नक्शा खोलकर एक जगह पर उंगली रखी, ये रास्ता आ जाएगा। ये 1 किलोमीटर का तंग रास्ता है और इसी रास्ते पर कहीं भी कार्गो का बख्तरबंद ट्रक होगा। रास्ता न मिलने पर वैन ट्रक के पीछे धीमी होगी। कार्गो ट्रक का पीछे वाला दरवाजा खुला होगा और नीचे होकर सड़क को छू रहा होगा। इस तंग सड़क पर दिन में भीड़ नहीं होती। जब वह वैन कार्गो के ट्रक के पीछे होगी, तो तब सुंदरलाल तुम पीछे से ट्रक से वैन को धकेल कर बख्तरबंद ट्रक में चढ़ा दोगे। ये काम इतनी तेजी से करना चाहिए कि वैन ड्राइवर को ब्रेक लगाने का मौका तो दूर, ये समझने का मौका भी न मिले कि होने क्या जा रहा है। जब वह ये समझे तो बख्तरबंद के भीतर अंधेरा ही उसे नजर आए। सुंदरलाल ने गंभीरता से सिर हिलाया। काम हो जाएगा। रिस्की तो है, जरा भी गड़बड़ हो गई तो वैन हमारे काबू से बाहर जा सकती है। इसीलिए तो हमने ये काम तुम्हें सौंपा है, शिवराम बोला। और ऐसे में लोग ये सब देखेंगे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो पीछे सिक्योरिटी होगी, जो रेलवे फाटक पर एक्सीडेंट के कारण, वो तो एक्सीडेंट में उलझ जाएगी, देवराज चाहन ने कहा। कम से कम 5-7 मिनट वे लोग उसी में उलझे रहेंगे और इतना वक्त हमें बहुत होगा। मेरे ख्याल से ये वक्त कम भी पड़ सकता है, सुंदरलाल ने कहा। नहीं, ठीक रहेगा। हमें वैन को बख्तरबंद ट्रक में चढ़ाने में समय भी लग सकता है, कुछ ऊंच नीच भी हो सकती है। सुंदरलाल के शब्द सुनकर देवराज चांद के होंठों पर मुस्कान फैल गई। सुंदरलाल, अगर जरा भी ऊंच नीच हुई तो सब खत्म हो जाएगा। अगर वैन का ड्राइवर मौके से पहले ही सतर्क हो गया और उसने वैन रोककर ब्रेक लगा दिए या वैन को टेढ़ा कर दिया, तो उस स्थिति में वैन को ट्रक में नहीं धकेला जा सकेगा। मतलब कि हमारा खेल खत्म, प्लानिंग खत्म। इसलिए 5-7 मिनट का वक्त हमारे लिए बहुत है। अगर उसमें काम हो गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। सुंदरलाल ने गंभीरता से सिर हिलाया। गड़बड़ मत कर देना सुंदरलाल, शिवराम बेचैनी से बोला। मेरी कोशिश तो यही होगी कि ऐसा कुछ ना हो, सुंदरलाल ने गहरी सांस लेकर कहा। कोशिश नहीं यार, समझा करो, अरबों के जवाहरात का मामला है, शिवराम ने कहा। सुंदरलाल के चेहरे पर मुस्कान की रेखा फैल गई। शिवराम ने देवराज चौहान से कहा, वैसे देखा जाए तो सबसे अहम काम राजू मिलावत और मुकेश भट्टी का है। पीछे आ रही सिक्योरिटी से उन्होंने ही हमें छुटकारा दिलाना है। तभी हम आगे का काम तभी हम आगे के काम में सफल हो सकेंगे। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तभी सुंदरलाल बोल पड़ा, अगर हम ये सोचकर चलें कि पीछे आने वाली सिक्योरिटी को वो दोनों ना रोक सकें तो ऐसा नहीं होगा। वो दोनों सफलता से ये काम कर लेंगे, शिवराम बोला। मानकर चलो, अगर हो गया तो। शिवराम ने होंठ भींच कर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती से मटाई थी। सुंदरलाल, रेलवे फाटक पर सिक्योरिटी वालों को राजू मिलावत मुकेश भट्टी रोक पाते हैं या नहीं, तुम इस तरफ सोचना छोड़ दो।
वो लोग तुम्हारे काम में किसी भी सूरत में अड़चन पैदा नहीं करेंगे। वो कैसे? तुम तुम संभालोगे उन्हें? हाँ, मैं वहां मौजूद रहूंगा। गड़बड़ होने पर मैं संभालूंगा उन्हें। हमारी योजना का सबसे कमजोर पॉइंट वैन के साथ आ रहे वो सिक्योरिटी वाले ही हैं। रेलवे फाटक पर ही उनका ठहर जाना जरूरी है। अगर वो पीछे आए तो हम कभी भी अपने काम में सफल नहीं हो सकेंगे। कम से कम किसी भी सूरत में उन लोगों को वैन के पीछे नहीं आना चाहिए, और वो नहीं आएंगे। गारंटी रही? रही। कम से कम इतनी तो रही कि सिक्योरिटी का एक अंश भी उस वैन के पीछे नहीं आएगा रेलवे फाटक के बाद से। देवराज चौहान के स्वर में दृढ़ता कूट कूट कर भरी पड़ी थी। सुंदरलाल के चेहरे पर तसल्ली पूरी तरह नहीं आ सकी थी। अब एक अब, अब एक बात का जवाब और भी दे दो, सुंदरलाल बोला। बोलो। किस्मत से हम सफल हो गए, लूट सफल हो गई, तो अरबों के जेवरात में मेरा क्या हिस्सा होगा? तुम क्या चाहते हो? सुंदरलाल एकाएक कुछ नहीं कह सका। देवराज चौहान ने शिवराम को देखा। शिवराम, ये बात तो तुमने भी अभी तक नहीं पूछी। जरूरत नहीं समझी। क्यों? अरबों की लूट है, कम से कम भी मिला तो मेरे लिए बहुत होगा। इस काम में खुले रूप से हम 4 लोग शामिल हैं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। एक मैं, दूसरा शिवराम, तीसरे तुम, सुंदरलाल, और चौथा वो जो कार्गो का ट्रक चलाएगा। हालांकि उससे सिर्फ 20 लाख तय हैं, परंतु जब उसे मालूम होगा कि मामला करोड़ों अरबों का है, तो वो भी मुंह फाड़ेगा, और उसे ठीक हिस्सा ना देना गलत होगा। अगर वो शुरू से लेकर अंत तक हर कामों में हमारे साथ होगा तो इस बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया? ज्यादा कुछ बताना ठीक नहीं रहता। इतनी बड़ी रकम की बात सुनकर वो पचा नहीं पाता। 20 लाख ही उसे बहुत बड़ा लग रहा था, परंतु काम के बाद धीरे धीरे उसे इतनी बड़ी दौलत पचाने की आदत पड़ जाएगी। मतलब कि उसे भी ठीक रकम मिलेगी? हाँ। लेकिन तुमने बताया नहीं कि हम सबको मिलेगा क्या? सुंदरलाल की निगाह देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान ने शिवराम और सुंदरलाल पर निगाह मारी। इस काम के लिए शिवराम मेरे पास आया था। हम दोनों ने मेहनत की, और अब आगे तुम्हारी और रजत सेठी को भी बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। खतरा पूरा रहेगा। इस काम में हम चारों बराबर के हिस्सेदार होंगे। शिवराम और सुंदरलाल दोनों चौंके। बराबर के? शिवराम के होंठों से निकला। हाँ। सुंदरलाल के होंठों पर मुस्कान फैल गई। जैसा सुना था तुम्हारे बारे में वैसा ही पाया। लेकिन रजत सेठी को अभी ये बात नहीं बताई जाएगी। जब जरूरत होगी मैं ही उससे बात करूंगा। दोनों ने सहमति में सिर हिला दिया। अब शिवराम, तुम्हारे लिए 2 काम हैं। क्या? पहला काम तो यह है कि तुम रजत सेठी के पास जाओ, उसे सारा काम समझाओ कि उसे क्या करना है। सुंदरलाल का गैराज दिखाओ, सारा रास्ता समझाओ कि कहां पर क्या होना है, किस रास्ते से उसे गुजरना है। अब तुम सब कुछ जानते हो और सब कुछ उसे समझा भी सकते हो। हाँ। उसके बाद फौरन ही राजू मिलावत और मुकेश भट्टी से मिलो। उसे फाटक पर ले जाकर समझाओ कि दोपहर के करीब हल्के नीले रंग की वैन फाटक पार करेगी, जिस पर रॉयल सुपर वॉल्ट लिखा होगा। फाटक से उस वैन के गुजरने के बाद पीछे वाले किसी वाहन को वहां से नहीं गुजरने देना चाहिए। समझा दूंगा उन्हें। उन्हें पहले ही सब कुछ समझा दो, ताकि इस बात को तय कर सकें कि किस प्रकार उन्हें एक्सीडेंट करना है, कैसे ट्रैफिक जाम करना है। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। तो पहले मैं राजू मिलावत और मुकेश भट्टी से ही मिल लेता हूँ। जल्दी करो, दोनों से मिलना ही जरूरी है। रजत सेठी ने एयरपोर्ट पर स्थित अपने ऑफिस कार्गो जाकर ट्रक को वहां से खिसका कर लाना है। उसे भी वक्त लग सकता है। शिवराम उठ खड़ा हुआ। मैं जाता हूं। शिवराम के जिस्म का एक एक हिस्सा आवेश के कारण यह सोचकर कांप रहा था कि वो अरबों की लूट में बराबर का हिस्सेदार है। उसने तो सोचा था कि थोड़ा बहुत उसे मिल जाएगा, वो भी उसके लिए बहुत था, परंतु अब तो उसकी आशा के हिसाब से कहीं अधिक मिल रहा था।
बशर्ते कि उन लोगों का काम लूट में सफलता हासिल हो जाए। तुम दोनों के पास रिवॉल्वरें हैं? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, मेरे पास तो है। सुंदरलाल ने सिर हिलाया। शिवराम ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर दिखा दी। रिवॉल्वर का रिवॉल्वर काम के वक्त जेब में होनी चाहिए, जरूरत पड़ ही जाती है, देवराज चौहान ने कहा। और सारे काम निपटाकर शिवराम तुम गैराज पर पहुंच जाओगे। जब रजत सेठी ट्रक लेकर आएगा तो उसके बाद फौरन ही पीछे वाले हिस्से का दरवाजा बंद कर देना है, किसी को भीतर नहीं जाने देना। और जब तक मैं ना पहुंचूं, बख्तरबंद ट्रक का पीछे वाला दरवाजा नहीं खोलना है। उसको खोलने की गलती मत कर बैठे कोई। हो सकता है वैन का ड्राइवर बाहर निकलकर हथियार के साथ घात लगाए बैठा हो। शिवराम ने सिर हिलाया और सिर हिलाकर वहां से चला गया। गैराज पर ऐसा कोई सामान, टूटी फूटी कारें पहुंचा दो ताकि सही मायनों में गैराज लगे। वो सारा इंतजाम कर दिया मैंने। 2 घंटे तक वो जगह चलता हुआ गैराज लगने लगेगी। मेरे आदमी वहां पर ये सारा काम निपटा कर आ जाएंगे, सुंदरलाल ने कहा। तुम्हें ट्रक का भी इंतजाम करना है, जिसका इंतजाम तुम दोपहर को करोगे। सुंदरलाल ने सिर हिलाया। चाहो तो जाकर एक बार रास्ते पर निगाह मार लो। हाँ, ये काम तो करना ही पड़ेगा। रास्ते का और खासतौर से उस तंग सड़क का मुआयना करना जरूरी है, जहां वैन पर काबू पाकर उसे बख्तरबंद ट्रक में धकेलना है। अगला दृश्य। देवराज चौहान बंगले पर पहुंचा। पिछले 2 दिन की अपेक्षा अब उसका मन शांत था। लगभग सारा काम निपटा लिया था। अब सिर्फ परिणाम की परीक्षा प्रतीक्षा थी। हालात को देखते हुए उसे सफलता के अधिक चांस नजर आ रहे थे। उसकी निगाह में उसके प्लान में सिर्फ ऐसे 2 मोड़ थे जहां सारा किया धरा भट्टा बिठा सकता था। एक तो ये कि राजू मिलावत और मुकेश भट्टी किस तरह रेलवे फाटक पर ट्रैफिक जाम रखते हैं और कितनी देर सफलतापूर्वक ऐसा कर सकते हैं। दूसरी ये बात कि वैन ड्राइवर के सतर्क होने से पहले ही सुंदरलाल वैन को बख्तरबंद ट्रक में धकेल सकेगा या नहीं। दोनों में एक बात भी इधर उधर हुई तो मामला पटरी से उतर सकता है। देवराज चौहान का ध्यान एकाएक उस होटल की तरफ चला गया जहां आज शाम को हीरे जवाहरात की नीलामी होनी थी। वहां पर सिक्योरिटी वहां पर सुरक्षा के सिक्योरिटी के तगड़े प्रबंध किए जा चुके होंगे। यह सोचकर देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान रेंग आई। अगर होटल तक पहुंचने से पहले ही हीरे जवाहरात उनके कब्जे में आ गए तो सिक्योरिटी का इंतजाम करने वालों का खुद ब खुद में ही कितना बुरा हाल होगा। देवराज चौहान को इंस्पेक्टर वानखेड़े का ध्यान आया तो एक बार फिर मुस्कुराहट दौड़ गई उसके होंठों पर। जाने मन में क्या आया। वो फोन के पास पहुंचा और रिसीवर उठाकर पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर डायल करने लगा। मन में वानखेड़े से बात करने की इच्छा थी। इंस्पेक्टर वानखेड़े हेडक्वार्टर में नहीं था। वहां से बताया गया कि वो होटल में है। देवराज चौहान ने लाइन काट दी। वो समझ गया कि वानखेड़े होटल में सुरक्षा प्रबंधों में जुटा होगा। देवराज चौहान ने होटल में फोन किया तो वहां से मालूम हुआ कि घंटा भर पहले ही इंस्पेक्टर वानखेड़े वहां से गया है। देवराज चौहान वानखेड़े से किसी प्रकार फोन पर संबंध बना ही देवराज चौहान ने वानखेड़े से किसी प्रकार फोन पर संबंध बना ही लिया। हेलो। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज इंस्पेक्टर वानखेड़े की थी। कैसे हो वानखेड़े? देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। तुम? देवराज चौहान? वानखेड़े की आवाज में हैरानी के भाव आ गए। हाँ, यूं ही मन में आया तुमसे बात की जाए। डिस्टर्ब तो नहीं किया इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े? डिस्टर्ब? ये तुम क्या कह रहे हो? वानखेड़े की मुस्कुराती आवाज आई। तुमने तो फोन करके मेरी सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। नहीं तो सोच रहा था कि अभी हमारी मुलाकात में वक्त है। अपना पता दे रहे हो या कहीं बाहर मिलोगे? ये मुलाकात क्यों वानखेड़े? इतनी जल्दी भूल गए? देवराज चौहान, तुमने मुझे कुछ देना है। कुछ ही नहीं, काफी कुछ। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े की आवाज अब शांत हो गई। और उस काफी कुछ का मतलब है 15 करोड़ रुपए। याद आया? याद है। देवराज चौहान के होंठों पर गहरी मुस्कान छा गई।
तुमने कहा था बंबई आकर ले लूं। हाँ, मैं कोई बात नहीं भूलता और ना ही अपनी बातों से पीछे हटता हूं। कब दे रहे हो? अभी नहीं। क्या मतलब? जहां इतने दिन सब्र किया वहां कुछ दिन और कर लो। 5 7 या 10 दिन। क्यों? मेरा पैसा इस समय बंबई में नहीं है। बंबई से बाहर इतनी दूर है कि आसानी से लाया नहीं जा सकता। बंबई से बाहर? हाँ। गजाला के बारे में तो तुम जानते ही हो। सिंगापुर में तुम उसके बारे में जान चुके हो। मैं उससे टक्कर लेने के लिए उसके मुकाबले पर उतरने की तैयारी में अपनी प्रयोगशाला बना रहा हूं। इसलिए पैसा। प्रयोगशाला? कहाँ? वानखेड़े के स्वर में आश्चर्य उभर आया। ये नहीं बता सकता, परंतु काम शुरू हो चुका है। मेरा सारा अरबों रुपया वहीं लग रहा है। यहाँ कुछ नहीं है। पल भर के लिए लाइन पर शांति रही, फिर पवन कुमार वानखेड़े की आवाज उभरी। देवराज चौहान। हाँ। तुम गजाला से टक्कर लो या दुनिया से, मेरा कोई मतलब नहीं। बस मेरा 15 करोड़ अभी नहीं है, कुछ दिन बाद ले लेना। तुम टरका रहे हो। टरका नहीं रहा, असली मजबूरी बता रहा हूं वानखेड़े। तुम जैसा इंसान कभी मजबूर नहीं हो सकता। इस समय हूं। नहीं तो 15 करोड़ जैसी रकम के लिए तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। वानखेड़े की आवाज में तीखापन आ गया। मुझे सिर्फ 15 करोड़ से वास्ता है जो तुमने मुझे देने हैं। वो मेरे हवाले करो, आज ही। मत भूलो कि खुमान सिंह का अरबों का खजाना तुमने मेरी बदौलत ही लूटा। नहीं तो फूटी कौड़ी भी तुम्हारे हाथ। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि मंगोलिया में क्या हुआ था। मेरा पैसा, वानखेड़े ने कहना चाहा, कुछ दिन के बाद ही दे सकता हूं। अभी नहीं। अभी तो मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। वानखेड़े का स्वर सख्त था। मैं सब जानता हूं देवराज चौहान कि तुम कुछ दिन का वक्त क्यों दे रहे हो मुझे। तुम जवाहर सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरात को लूटने जा रहे हो। पहली बार तुम असफल रहे। अब उन अरबों के हीरे जवाहरात को लूटने की ये तुम्हारी दूसरी कोशिश है, लेकिन तुम ये बात दावे के साथ कह रहे हो कि ये मेरी दूसरी कोशिश है? देवराज चौहान मन ही मन चमका। हाँ। तुम मुंह पर कपड़ा बांधकर दुनिया को उल्लू बना सकते हो, लेकिन इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े को नहीं। दिल्ली में ही जब मैंने जैसलमेर की खतरनाक डकैती के बारे में सुना और मालूम हुआ कि सब कुछ करने वाला सिर्फ एक ही बंदा था, तो मेरा माथा ठनका। मैं समझ गया कि यह किसी महारथी का काम है। तुम्हारा ख्याल भी मेरे मन में आया। तब मेरे सुनने में आया कि डकैती करने वाले की वीडियो फिल्म भी बनी है। जब वह डकैती कर रहा था, मैंने वीडियो फिल्म मंगवा कर देखी तो तुम्हारा चेहरा देखने की मुझे जरूरत ही नहीं। तुम्हारी चाल ढाल देखते ही मैं समझ गया कि डकैती करने वाले तुम हो। ऐसी हौसला मंदी का काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बात खत्म हो गई। 3 दिन बाद दिल्ली में ही सुना कि सिंघानिया जैसलमेर की अपेक्षा बंबई में अपने हीरे जवाहरात की नीलामी कर रहा है। अपने महल में हीरे जवाहरात की सुरक्षित रहने पर उसे भरोसा नहीं रहा। बंबई में नीलामी होने की बात सुनकर मैं समझ गया कि देवराज चौहान तुम फिर कोशिश करोगे, क्योंकि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। अरबों की दौलत से भला तुम निगाहें कैसे फेर सकते हो? मैंने अपने अफसरों से बात की। शायद तुम्हें मालूम होगा कि अपने इंस्पेक्टर की छोटी सी पोस्ट होने के बावजूद भी मेरी चलती है, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर वानखेड़े हूँ। कानून के नाम पर बड़े बड़े अपराधी मुझसे कांपते हैं। मैं ऑफिशियली तौर पर बंबई में पहुंचा, सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरात को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। परंतु बंबई आने का मेरा असली मकसद था कि तुमसे मुलाकात करना, ताकि तुमसे 15 करोड़ ले सकूं। और अब तुम कह रहे हो कि 15 करोड़ मुझे देने में कुछ दिन लगाओगे। मतलब कि सिंघानिया की मतलब कि सिंघानिया के जेवरात पर डकैती डालकर उनमें से अगर तुमने मुझे 15 करोड़ देने होंगे तो दोगे। मुझे बेवकूफ मत समझो देवराज चौहान। मैं वानखेड़े, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में टोका, तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कुछ दिन बाद अपना 15 करोड़ मुझसे ले लेना।
तुम्हारी ये बात मैं सिर्फ एक ही शर्त पर मंजूर कर सकता हूं। कैसी शर्त? जवाहर सिंघानिया के जेवरात पर डकैती डालने से पहले मुझे पैसा देना होगा। ये कैसे संभव है? डकैती तो सिर पर आ गई है। मैं नहीं जानता। अगर तुमने डकैती डालने से पहले मुझे मेरा 15 करोड़ ना दिया तो मैं किसी भी सूरत में तुम्हारी ये डकैती सफल नहीं होने दूंगा। वानखेड़े का दृढ़ स्वर उसके कानों में पड़ा। तब तो मैं इस बात की भी परवाह नहीं करूंगा कि तुम बाद में मेरा 15 करोड़ रुपया देते हो कि नहीं। देवराज चांद की आंखों में सर्द भाव भरे, होंठों पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। चुनौती दे रहे हो वानखेड़े? ऐसा ही समझ लो। तो सुनो वानखेड़े, तुम्हें 15 करोड़ मिलेगा क्योंकि मैं उसे देने का वायदा दे चुका हूं। परंतु वो 15 करोड़ तुम्हें सिंघानिया के हीरे जवाहरात की डकैती करने के पश्चात ही दूंगा, चाहे वो सफल रहे या असफल। इस बात का वास्ता हमारे लेन देन से नहीं होगा। परंतु तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार करते हुए 15 करोड़ रुपए तुम्हें सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरात की डकैती करने के बाद ही दूंगा। इस डकैती में अगर तुम मेरी राह में रुकावट भी बनते हो तो तुम्हारा 15 करोड़ डूबेगा नहीं, क्योंकि इस बात का लेन देन हम में पहले ही तय हो चुका है। तुम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हो। देवराज चौहान, अच्छी तरह सोच लो कि मुझे सोचने को मत कहो। जो मैं कह रहा हूं सिर्फ उसका ध्यान रखो। मैं सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरात पर डकैती करने जा रहा हूं। तुम उसे रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। तुम्हारी इस कोशिश से हमारे पिछले सौदे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा 15 करोड़ देवराज चौहान के पास खरा पड़ा है। सोच लो देवराज चौहान, बाद में हार हो जाने पर पीछे तो नहीं हटोगे। मैं अपनी जवान से पीछे नहीं हटता इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े। ठीक है। वानखेड़े के स्वर में दृढ़ता थी। तुम सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरात की डकैती करो और मैं तुम्हें किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर तुम मुझे डकैती से पहले 15 करोड़ दे देते हो तो मैं तुम्हारी राह का कांटा नहीं बनूंगा। इंस्पेक्टर वानखेड़े, देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान थी और स्वर ज्वालामुखी की तरह भभक रहा था। तुम मेरी डकैती को असफल बनाने की चेष्टा करो, अपनी पूरी ताकत लगा दो कि मैं इस डकैती में कामयाब न हो सकूं। रही बात, रही। देवराज चौहान ने जहरीले अंदाज में रिसीवर वापस रख दिया। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर वानखेड़े पुलिस हेडक्वार्टर कमिश्नर राम कुमार के पास पहुंचा। कमिश्नर राम कुमार मुस्कुराए। बैठो। थैंक यू सर, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा और बैठ गया। नीलामी के सुरक्षा प्रबंध पूरे हो गए? कमिश्नर ने पूछा। यस सर। गुड। सर, वानखेड़े ने कहा, मैं चाहता हूं आप एक बार सुरक्षा प्रबंधों पर निगाह मार लें। क्यों? कमिश्नर साहब ने उसे देखा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है इंस्पेक्टर वानखेड़े। तुम। सर, सवाल भरोसे का नहीं है। तो अगर सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद कुछ हो गया तो बात मुझ पर आ सकती है। कुछ हो गया का क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? वानखेड़े ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? सर, देवराज चौहान का फोन आया था मुझे कुछ देर पहले। देवराज चौहान? कमिश्नर राम कुमार चौंके। यस सर। उसने खुलेआम मुझे चुनौती दी है कि मैं कितने ही प्रबंध क्यों ना कर लूं, वो हीरे जवाहरात को ले उड़ेगा। वानखेड़े के गंभीर स्वर में व्याकुलता के भाव थे। तो इसमें चिंता की क्या बात है? हमारे प्रबंध ठीक हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। सर, आप देवराज चौहान को नहीं जानते। उसकी फाइल मेरे पास है। देवराज चौहान के रिकॉर्ड के मुताबिक वो कभी भी अपने काम में असफल नहीं हुआ। उसने जो करना चाहा वो करके ही रहा। तो तो तुम्हारा मतलब है कि देवराज चौहान हर हाल में हीरे जवाहरात को लूट लेगा? यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, परंतु ऐसा हो सकता है। वानखेड़े ने सिर हिलाकर कहा। यूं तो देवराज चौहान को चुपचाप काम करके निकल जाने की आदत है,
परंतु उसने फोन करके मुझे खुलेआम चुनौती दी है, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि उसके पास तगड़ा इंतजाम है और इस काम के सिलसिले में वो अपने सारे काम पूरे कर चुका है, क्योंकि आज से नीलामी शुरू हो रही है। 3:30 बजे तक हीरे जवाहरात होटल पहुंच जाएंगे। कमिश्नर राम कुमार के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ ठहरे। तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कि मैं देवराज चौहान के संबंध में आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूं कि वो हीरे जवाहरात को लूट सकता है। आप सारे इंतजाम चेक कर लीजिए। जहां भी जरूरत समझे वहां का इंतजाम और भी कड़ा कर देते हैं। अगर देवराज चौहान सफल हो जाए तो इसका जिम्मेदार मुझे न ठहराया जाए। कमिश्नर राम कुमार ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। वानखेड़े, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी काबिलियत पर यकीन है। तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो। विश्वास के साथ अपना काम करो। सुरक्षा प्रबंधों में जहां तुम्हें कमी महसूस हो वहां प्रबंध और बढ़ा दो। मैं नहीं समझता कि इतने बड़े सुरक्षा प्रबंध के बाद भी देवराज चौहान हीरे जवाहरात को लूट पाने में कामयाब हो सकेगा। ओके सर। वानखेड़े उठ खड़ा हुआ। कमिश्नर राम कुमार से बात करके इंस्पेक्टर वानखेड़े को तसल्ली नहीं हुई। कमिश्नर साहब ने उसकी बात को मामूली बात समझ लिया था। वो देवराज चौहान की फितरत से सही प्रकार से वाकिफ नहीं थे। अपने ऑफिस में पहुंचकर वानखेड़े कमर पर हाथ बांधे टहलने लगा। फिर एकाएक ठिठका। उसके मस्तिष्क में एक ही नाम कौंधा था। एक ही चेहरा आंखों के आगे आया था। बीमा कंपनी के जासूस बीबी दत्ता का। वानखेड़े की निगाहों में दत्ता बेहद समझदार और बेहद खतरनाक इंसान था। वानखेड़े ने उसे देवराज चौहान के बारे में सावधान कर देना ठीक समझकर उसे फोन किया। इत्तेफाक से बीबी दत्ता ऑफिस में ही मिला, जबकि आज के दिन उसके मिलने के चांस कम थे। वो हीरे जवाहरात की सुरक्षा के प्रबंधों को अपनी नजर में रख रहा था। जहां भी उसे कमी महसूस होती वो ठीक करा देता, क्योंकि हीरे जवाहरात के चोरी होने की दिशा में अरबों रुपया जवाहर सिंघानिया को देना पड़ता। नीलामी से पूर्व जवाहर सिंघानिया ने उन हीरे जवाहरात का बीमा करा लिया था। दत्ता, वानखेड़े बोला। ओह, इंस्पेक्टर वानखेड़े, मुझे आशा नहीं थी कि तुम ऑफिस में मिल जाओगे। वानखेड़े ने कहा। अभी घंटा भर पहले ही आया था और 10 मिनट बाद यहां से निकलकर होटल पहुंचने वाला हूं। मैं होटल से नहीं बोल रहा हूं, हेडक्वार्टर से बोल रहा हूं। वानखेड़े बोला। कहो। देवराज चौहान को जानते हो? कौन देवराज चौहान? खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम। हाँ, सुन रखा है उसके बारे में। क्या कहना चाहते हो? कुछ देर पहले देवराज चौहान का फोन आया था मुझे। उसने चुनौती दी है कि वो हीरे जवाहरात को लूट लेगा। देवराज चौहान को वहां के सुरक्षा प्रबंधों के बारे में मालूम नहीं होगा, इसलिए। मालूम है उसे। उसने खुद कहा है। कोई बात नहीं, कह देने से वो कामयाब तो नहीं हो जाएगा। दत्ता, देवराज चौहान का रिकॉर्ड रहा है कि वो जो चाहता है उसे पूरा कर लेता है। कभी असफल नहीं हुआ है। ऐसा? हाँ। देवराज चौहान की बात को हवा में उड़ाना सरासर बेवकूफी वाली बात होगी। वानखेड़े गंभीर स्वर में कह रहा था। मैंने सोचा कि कम से कम तुम्हें इस बारे में खबर कर दूं। ठीक किया। वैसे उसने तुम्हें ही फोन क्यों किया? अगर वो तुम्हें फोन करता और यही सवाल मैं तुमसे पूछता तो तुम क्या जवाब देते? मैं समझ गया। वैसे देवराज चौहान की फाइल मेरे ही सुपुर्द है। इस बात को देवराज चौहान जानता है। वानखेड़े ने कहा। ठीक है, हम सावधान रहेंगे। बाकी बात मिलने पर। ओके। वानखेड़े ने रिसीवर रख दिया। अगला दृश्य। बीबी दत्ता, 40 वर्षीय प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक। न मोटा न पतला, कद 5 फुट 10 इंच, अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन, साफ सुथरा बनकर रहने की पुरानी आदत। 18 सालों से बीमा कंपनी में नौकरी कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट के पद पर आया था और अपनी समझदारी और सूझबूझ के दम पर आज पूरी बीमा कंपनी के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का चीफ बना बैठा था। बीबी दत्ता के कारण बीमा कंपनी को आज तक कई करोड़ का फायदा हो चुका था।
कई बड़े बड़े फ्रॉडों का पर्दाफाश करके बीमा कंपनी का पैसा बचाया था उसने। बीमा कंपनी के बड़े बड़े ओहदेदार तक दत्ता से सीधी तरह पेश आते थे। बीमा कंपनी के भीतरी मामलों में दखल देकर अगर दत्ता कुछ कह दे तो फिर उसकी ही मानी जाती थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी बात को काट सके। बीवी दत्ता के नीचे इस समय 16 असिस्टेंट थे। हर कोई तेज, समझदार और अपने काम में माहिर। दत्ता को गधे, आलसी और निकम्मे लोग सिरे से ही नापसंद थे। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद करता था जो आंख का इशारा समझने की कुव्वत रखते थे। इंस्पेक्टर वानखेड़े से बात करके दत्ता ने रिसीवर रखा। देवराज चौहान के संबंध में वानखेड़े ने जो बात बताई थी उसे हवा में नहीं उड़ाया जा सकता था। ये अरबों के हीरे जवाहरात का मामला था। इसलिए दत्ता ने अपने किसी असिस्टेंट पर विश्वास न करके इस मामले पर खुद काम करने की सोची थी कि जब तक नीलामी रहेगी वो खुद हर पल वहां मौजूद रहेगा। और इस काम में वो सिर्फ एक असिस्टेंट की सहायता ले रहा था। वो था सुरेश कोहली, जो कि इस समय उसके सामने ही मौजूद था। 35 बरस का चालाक सा समझदार इंसान था। दत्ता उसे सबसे ज्यादा पसंद करता था क्योंकि कोहली बिना उसकी सलाह के भी अपनी जिम्मेदारी पर ठीक काम कर देता था। सुरेश कोहली ने गहरी निगाहों से दत्ता को देखा। क्या बात है सर? दत्ता सोचों से बाहर निकला। उसने कोहली को देखा, परंतु दत्ता की आंखें स्पष्ट बता रही थी कि वो कहीं और सोचने में व्यस्त है। दराज से पैकेट निकालकर दत्ता ने सिगरेट सुलगाई। कोहली? यस सर। कोहली मन ही मन सतर्क हुआ। दत्ता को इस कदर गंभीर उसने बहुत कम देखा था। हीरे जवाहरात की नीलामी में सुरक्षा के जो इंतजाम हैं उन सबसे तुम वाकिफ हो। मेरे साथ हर समय तुम भी वहां रहे हो। जब वहां इंतजाम किए गए हमने एक एक चीज पर 10-10 बार गौर किया है। राइट अवे सर। कोहली ने सिर हिलाया। दत्ता ने कश लेकर कोहली की आंखों में झांका। उन सब इंतजामों को नजर में रखकर एक ऐसा प्लान तैयार करो कि बिना किसी खतरे के, बिना किसी परेशानी के हम उन अरबों के हीरे जवाहरातों को लूट सकें। कोहली हैरानी से उछल पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? क्यों? मेरी बात तुम्हें पसंद नहीं आई? दत्ता ने पुनः उसकी आंखों में देखा। नहीं आई सर। हमारा काम उन हीरे जवाहरात की सुरक्षा करना है, उन्हें लूटना नहीं। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कोहली के माथे पर बल पड़ गए। वो अरबों के हीरे जवाहरात हैं, हाथ लग गए तो लाइफ बन जाएगी। तुम प्लान बनाओ। सॉरी सर। कोहली ने सख्त किंतु उखड़े स्वर में कहा। आप मेरे चीफ हैं। आपकी वो हर बात मानना मेरा फर्ज है जो कंपनी के हक में हो, हमारी ड्यूटी के हक में हो। परंतु कोई भी गलत बात मानने पर मैं बाध्य नहीं हूं। उन जवाहरात के बारे में अगर आपके विचार ये हैं तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। कोहली? सुरेश कोहली दत्ता को घूरता रहा। अभी इंस्पेक्टर वानखेड़े का फोन आया था। दत्ता ने वानखेड़े की सारी बात कोहली को बताकर कहा। मैं ये जानना चाहता हूं कि देवराज चौहान सुरक्षा के इतने कड़े प्रबंधों के बावजूद कैसे, किस तरह उन हीरे जवाहरात को लूट कर ले जा सकता है। तुम खुद को देवराज चौहान की जगह रखकर, सारे सुरक्षा को मद्देनजर रखकर हीरे जवाहरात को उड़ाने का प्लान तैयार करो। कोहली के होंठों से गहरी सांस निकल गई। ओह, तो ये बात है सर। हाँ, लेकिन सर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देवराज चौहान इन सारे सुरक्षा के इंतजामों को पार करके हीरे जवाहरात तक नहीं पहुंच सकता। उन्हें लूटना तो दूर की बात है। माना, बिल्कुल माना। लेकिन इस वक्त तुम्हारे दिमाग में सुरक्षा के इंतजाम भरे पड़े हैं, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। सुरक्षा के इंतजामों को निकाल कर अपने दिमाग में अरबों के हीरे जवाहरात भरो जिन्हें तुम हर हालत में पाना चाहते हो, और सोचो कि उन्हें कैसे उड़ा सकते हो। सुरेश कोहली ने दत्ता की बात को समझा और तुरंत ही पेन कागज लेकर व्यस्त हो गया। बीबी दत्ता ने रिसीवर उठाकर पुलिस हेडक्वार्टर वानखेड़े को फोन किया। मालूम हुआ मालूम हुआ कि कुछ देर पहले ही वानखेड़े वहां से चला गया। दत्ता ने हेडक्वार्टर में अपने सोर्स से बात की। मैं दत्ता बोल रहा हूँ। ओह, कैसे हैं आप?
ठीक हूं, एक काम है। कहिए। देवराज चौहान की तस्वीर चाहिए। देवराज चौहान की? आपको उससे क्या काम पड़ गया? फिर बताऊंगा। तस्वीर के बारे में बोलो। देवराज चौहान का केस इंस्पेक्टर वानखेड़े के पास है। उसकी तस्वीर का प्रिंट उस फाइल में ही होगा। वैसे अखबार में छपी तस्वीर का इंतजाम किया जा सकता है। चलेगा। किसी के हाथ भिजवा दो, मैं अपने ऑफिस में ही हूं। ठीक है। बीबी दत्ता ने रिसीवर रखा। कोहली अपने काम में पूरी तरह व्यस्त था। दत्ता ने सिगरेट को एस्ट्रे में डाला और खुद भी पेन कागज लेकर व्यस्त हो गया। कोई ऐसा प्लान बनाने की चेष्टा में कि सुरक्षा के इंतजामों को पार करके उन हीरे जवाहरात को लूटा जा सके। अगला दृश्य। पौने घंटे की अथाह मेहनत के बाद सुरेश कोहली पेन कागज रखकर एक तरफ बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे थे। बीबी दत्ता अभी तक व्यस्त था। कोहली ने एक शब्द भी नहीं कहा। खामोशी से कुर्सी पर बैठा रहा। इसी दौरान चपरासी ये कहकर एक छोटा सा लिफाफा दे गया कि पुलिस हेडक्वार्टर से कोई दे गया है। दत्ता घंटा भर और व्यस्त रहा। फिर उसने भी पेन कागज रख दिया। दोनों की आंखें मिली। बोलो कोहली, जवाहरात की लूट कैसे की जा सकती है? बीबी दत्ता बोला। नो, नेवर सर। यह काम किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता। कोहली दृढ़ स्वर में कह उठा। हर तरफ से चेक किया? यस सर। मैंने हॉल की छत तक गौर किया, यहां तक कि हॉल के फर्श तक भी गौर किया। परंतु मेरा दिमाग यह कहता है कि हीरे जवाहरात को किसी भी हालत में लूटा नहीं जा सकता। पक्का? पक्का सर। वहां तो मक्खी भी नजर में आए बिना भीतर या छिपकर नहीं वहां तो मक्खी भी नजरों में आए बिना छिपकर भीतर नहीं जा सकती। बीबी दत्ता ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला। शायद तुम ठीक कह रहे हो कोहली। मैंने भी पूरी कोशिश की है कि किसी तरह लूट का कोई रास्ता निकाल सकूं। परंतु जो सुरक्षा प्रबंध हमारे सामने हैं उन्हें देखते हुए ये काम नहीं किया जा सकता। देवराज चौहान कुछ नहीं कर सकेगा। बीवी दत्ता के होंठों पर मुस्कान उभरी। हम ये सोचकर चलते हैं कि देवराज चौहान जवाहरात को लूटने की हर संभव कोशिश करेगा। आखिर अरबों की कीमत के जवाहरात का मामला है। हो सकता है कोई और भी इस लूट की ताक में हो। बहरहाल हम बात देवराज चौहान जैसे खतरनाक इंसान की कर रहे हैं। अब बताओ, वो कैसे लूटेगा इनको? कुछ कह नहीं सकता। कोहली के स्वर में उलझन के भाव थे। मैं बताता हूं। अगर देवराज चौहान की जगह मैं होता, अरबों के हीरे जवाहरात लूटने होते और नीलामी की जगह ऐसा बंदोबस्त होता, तो मैं कभी भी नीलामी वाली जगह की तरफ का रुख नहीं करता, बल्कि जवाहरात को होटल पहुंचने से पहले ही उड़ा लेता। सुरेश कोहली की आंखें फैलती चली गई। बीवी दत्ता ने सिगरेट का कश लिया। बाय गॉड, इस तरफ तो मैंने सोचा भी नहीं था सर। दत्ता गंभीर था। परंतु सर, जवाहरात जब वॉल्ट से रवाना होंगे तो उन पर तगड़ी सिक्योरिटी होगी। अवश्य होगी, परंतु खुले में। राह चलती सड़क पर कितने भी सिक्योरिटी का इंतजाम हो, वो समय आने पर कमजोर पड़ जाती है। सिक्योरिटी की कड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर देवराज चौहान उन हीरे जवाहरात को लूटना चाहता है तो उस समय कोशिश करेगा जब जवाहरात को वॉल्ट से नीलामी वाली जगह पर ले जाया जाएगा। मतलब कि आज दोपहर को देवराज चौहान जेवरात को लूटने की पूरी कोशिश करेगा, बीच रास्ते में कहीं। कोहली का सिर खुद ब खुद ही ऊपर नीचे हिलने लगा। दत्ता ने चपरासी का रखा लिफाफा उठाया जो पुलिस हेडक्वार्टर से आया था। उसे खोला। बीच में देवराज चौहान की तस्वीर की अखबारों की कटिंग थी। दत्ता ने देवराज चौहान की तस्वीर वाले चेहरे को ध्यानपूर्वक देखा। उसकी सूरत अच्छी तरह मस्तिष्क में बिठाई और कोहली की तरफ तस्वीर बढ़ा दी। ये देवराज चौहान की तस्वीर है, अच्छी तरह पहचान लो। सुरेश कोहली ने भी देवराज चौहान की सूरत अपने मस्तिष्क में बिठा ली। दत्ता ने घड़ी देखी। आओ कोहली, रॉयल वॉल्ट चलते हैं।
अभी वहां से जेवरात रवाना होने में काफी समय है। वहां पहुंचकर देखना पड़ेगा कि रास्ते के लिए जेवरात की सिक्योरिटी के लिए क्या प्रबंध कर रखा है। कोहली तुरंत उठ खड़ा हुआ। अगला दृश्य। अशोक सैनी, प्राइवेट वॉल्ट का जासूस, मुख्य सुरक्षा प्रबंधक, उम्र 50 बरस, जिस्म पतला, कद 5'5". पिछले 10 सालों से वो रॉयल वॉल्ट के इस पद पर था। यूं उसने अपनी जिंदगी में बहुत पापड़ बेले थे, परंतु कहीं भी सफलता हासिल नहीं कर सका था। जवानी के दिनों में पुलिस में भर्ती हुआ था। 2 साल पुलिस में रहा, परंतु कुछ ईंच नीच हो जाने की वजह से उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद पेट भरने के लिए बहुत कुछ किया। भरा पूरा परिवार था उसका, बीवी, 2 लड़कियां। और अब तो दोनों लड़कियां पढ़ाई समाप्त करके शादी के लिए तैयार बैठी थीं। लेकिन अशोक सैनी के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि उनके ब्याह की बात कहीं पक्की कर पाता। अशोक सैनी अपनी ड्यूटी और फर्ज के प्रति पक्का था। वॉल्ट के मालिकों को सैनी के कामों से पूरी तसल्ली थी। सैनी ने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। रॉयल वॉल्ट में अपने ऑफिस में बैठा अशोक सैनी निश्चिंत सा नजर आ रहा था। उसने समय देखा। 1 बज चुका था। करीब घंटे भर के बाद सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरात नीलामी के लिए वॉल्ट से होटल के बीच तगड़ी सुरक्षा में रवाना होने वाले थे। अशोक सैनी की निगाह में यह मामूली काम था। उस वॉल्ट की बुलेट प्रूफ आर्म्स प्रूफ वैन पर पूरा भरोसा था। उसे वॉल्ट की बुलेट प्रूफ आर्म्स प्रूफ वैन पर पूरा भरोसा था। और फिर साथ में उसने स्वयं होना था। पुलिस वालों ने होना था। जवाहर सिंघानिया के खतरनाक कमांडो राजन सकोलिया ने अपने गनमैनों के साथ मौजूद होना था। उसके ख्याल से तो किसी भी तरफ से चिंता की कोई बात नहीं थी। सब कुछ ठीक था। तभी इंटरकॉम बजा। हेलो। अशोक सैनी ने रिसीवर उठाया। सर, रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई। बीमा कंपनी के जासूस मिस्टर बीबी दत्ता आपसे मिलना चाहते हैं। बीबी दत्ता? सैनी के होंठ सिकुड़ गए। यस सर। भेज दो। सैनी ने रिसीवर रख दिया। उसे मालूम था कि हीरे जवाहरात का बीमा दत्ता की ही बीमा कंपनी के द्वारा किया गया है और दत्ता का पूरा दखल था सुरक्षा प्रबंधों में। कुछ पलों उपरांत दत्ता ने सुरेश कोहली के साथ भीतर प्रवेश किया। अशोक सैनी ने उठकर मुस्कुराते हुए दोनों का स्वागत किया। हेलो मिस्टर दत्ता, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। सैनी ने हाथ मिलाया। मुझे भी मिस्टर सैनी। यह हमारी पहली मुलाकात है। दत्ता ने सिर हिलाकर कहा, फिर कोहली की तरफ इशारा किया। ये मेरे असिस्टेंट मिस्टर कोहली हैं। सैनी ने कोहली से हाथ मिलाया। वे सब कुर्सियों पर बैठ गए। होटल में सुरक्षा के सारे इंतजामात पूरे हो चुके होंगे। होटल में सुरक्षा के सारे इंतजामात पूरे हो चुके होंगे मिस्टर दत्ता, अशोक सैनी बोला। जी हाँ, पूरे ही नहीं, इंतजामों को लागू भी किया जा चुका है, दत्ता ने मुस्कुराकर कहा। गुड। मैं कई मामलों में आपका नाम सुन चुका हूं, परंतु मुलाकात आज पहली बार हुई, सैनी ने मुस्कुराकर कहा। आप यहाँ बिना वजह तो आए नहीं होंगे। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यहां से हीरे जवाहरात को ले जाने की क्या पोजीशन है? दत्ता बोला। सब कुछ तैयार है, सिर्फ घंटा भर और लगेगा रवाना होने में। आप लोगों ने सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं? अशोक सैनी बताकर बोला। अगर आपको कहीं भी कमी लगे तो बता दीजिएगा, हम ठीक कर लेंगे। नहीं, ठीक है। अगर मैं भी यहाँ से जवाहरात के साथ रवाना हूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है, अशोक सैनी ने मुस्कुराकर कहा। जिस वैन में जवाहरात जाएंगे उसमें कौन कौन मौजूद होगा? दत्ता ने पूछा। सिर्फ ड्राइवर। क्या आपको नहीं लगता मिस्टर सैनी कि ड्राइवर के साथ भी कोई और होना चाहिए? मैं जरूरत नहीं समझता। वैन अपने आप में किसी वॉल्ट से भी ज्यादा मजबूत है। मैं आपके विश्वास की कदर करता हूं, फिर भी वैन के भीतर कोई दूसरा मौजूद हो तो बेहतर होगा। मेरा तो ख्याल था कि वैन के ड्राइवर के साथ वैन के भीतर बैठकर आप जाएंगे। जी नहीं, मैं कार पर वैन के साथ चलूंगा। दत्ता ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया, फिर कह उठा।
अगर आपको एतराज ना हो तो मेरे ये असिस्टेंट मिस्टर कोहली वैन ड्राइवर की बगल में बैठ सकते हैं। अशोक सैनी के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। कोई दिक्कत है तो आप स्पष्ट कह सकते हैं। वॉल्ट के मालिक इस बात की इजाजत किसी भी हाल में नहीं देंगे। किसी बाहरी आदमी का वॉल्ट के पर्सनल कामों में दखल दिया जाना पसंद नहीं किया जाता। फिर भी मैं कोहली को अपनी जिम्मेवारी पर वैन ड्राइवर की बगल में बिठा सकता हूँ, परंतु इसका कोई वाजिब कारण समझ में नहीं आता। वाजिब कारण है मिस्टर अशोक सैनी, दत्ता ने शांत लहजे में कहा। वो क्या? मुझे खबर मिली है कि जब वॉल्ट से हीरे जवाहरात होटल की तरफ रवाना होंगे तो रास्ते में देवराज चौहान नाम का खतरनाक मुजरिम उन्हें लूटने की चेष्टा करेगा। बीवी दत्ता ने गंभीर स्वर में कहा। क्या? अशोक सैनी चौंका। हाँ, हो सकता है सूचना गलत भी हो, परंतु ऐसे मौके पर हम किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हीरे जवाहरात को बचाना हमारा सबसे पहला काम है। इसमें आपके वॉल्ट की भी इज्जत है और हमारी बीमा कंपनी भी अरबों के नुकसान से बच सकती है। आपको यह सूचना किसने दी? सॉरी मिस्टर अशोक, अपने सोर्स के बारे में मैं किसी को भी नहीं बता सकता। सैनी ने विचारपूर्ण मुद्रा में सिर हिलाया। ओके मिस्टर दत्ता, आपके ये असिस्टेंट मिस्टर कोहली वैन ड्राइवर की बगल में मौजूद रहेंगे जब वैन हीरे जवाहरात के साथ यहां से रवाना होगी। थैंक्स मिस्टर सैनी, दत्ता मुस्कुराया। अब बताइए, क्या लेंगे आप, ठंडा या गर्म? तभी इंटरकॉम बजा। सैनी ने रिसीवर उठाया। सर, रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई। श्रीमान राजन सकोलिया और पुलिस वाले आप पहुंचे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आपके पास भेज दूं या उन्हें वेटिंग रूम में बिठा दो? फुर्सत मिलते ही 10 मिनट तक मैं वहां आ जाऊंगा। राइट सर। और जगत राम को मेरे पास भेजो, फौरन। ओके सर। अशोक सैनी ने रिसीवर रखा और दत्ता व कोहली पर नजर मारकर बोला। देवराज चौहान तो बहुत पहुंचा हुआ मुजरिम है। जी हाँ, एक ये भी कारण है कि हम उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहे, दत्ता ने कहा। 10 मिनट बाद जगत राम आया। वो 38 बरस का सेहतमंद इंसान था। बदन पर सादी कमीज पैंट थी। पैंट में रिवॉल्वर घुसी स्पष्ट नजर आ रही थी। ये जगत राम साहब हैं, वैन के ड्राइवर, सैनी ने कहा। फिर जगत राम से बोला। जगत राम, वैन में तुम्हारे साथ ये साहब मिस्टर सुरेश कोहली बैठेंगे। जगत राम ने कोहली को घूरा। क्या जरूरत है सर? जगत राम ने शांत लहजे में कहा। सुरक्षा के लिए। आजकल के जमाने में किसी कीमती चीज को खतरा भीतरी लोगों से ज्यादा होता है, बाहरी लोगों से कम। भीतर के लोग ही सुरक्षा के बहाने सब कुछ कर गुजरते हैं, जगत राम ने पूर्वत लहजे में कहा। जगत राम, अशोक सैनी के चेहरे पर कठोरता उभर आई। बीबी दत्ता के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जी साहब, तुम्हें जो कहा है सिर्फ वही सुनो, वही करो। मैंने आपका हुक्म मानने से मना नहीं किया साहब, जगत राम ने कहा। जगत राम ठीक कहता है, दत्ता बोला। सुरक्षा के बहाने अपने ही आदमी सब कुछ कर गुजरते हैं जो बाहरी लोग नहीं कर पाते। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते जगत राम। जगत राम ने कुछ नहीं कहा। सब कुछ तैयार है? सैनी ने जगत राम से पूछा। जी। वैन को ठीक तरह चेक कर लिया? बिल्कुल चेक कर लिया है, वैन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, जगत राम ने कहा। ठीक है, तुम जाओ, हम अभी आते हैं। जगत राम बाहर निकल गया। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? क्या देवराज चौहान डकैती में सफल हो सका? ऐसे ही कई सनसनीखेज सवाल और जवाब हमें टक्कर में मिलेंगे। अब देखना यह है कि ये जो दोनों तरफ के भीड़ भिड़ंत है, उसमें कैसे इस गुत्थी को देवराज चौहान सुलझाता है। यानी बीवी दत्ता ने पहले ही पकड़ लिया है।
चलो इसका एक थोड़ा सा हिस्सा रह गया, मैं वो भी कंप्लीट कर दूं पहले। राजन सिकोलिया। सिंघानिया के हीरे जवाहरात के सिलसिले में वॉल्ट द्वारा, बीमा कंपनी द्वारा, पुलिस द्वारा जो सुरक्षा के प्रबंध किए गए, उन पर उसे किसी तरह का शक नहीं था। परंतु इन सब सुरक्षा प्रबंधों के साथ खुद का रहना जैसे वह जरूरी समझता था। राजन सिकोलिया अपने 10 आदमियों के साथ इस समय वॉल्ट के रिसेप्शन के करीब वेटिंग रूम में मौजूद था। वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर भी था, परंतु सकोलिया ने उससे बात करने की चेष्टा नहीं की। अशोक सैनी वहां दत्ता के साथ पहुंचा। राजन सकोलिया ने ऐसा अप्रसन्नता भरी निगाहों से सैनी को देखा। मैं यहाँ 20 मिनट से मौजूद हूँ। खबर है मुझे, अशोक सैनी ने कहा। आप मुझे अपने ऑफिस में भी बुला सकते थे। सॉरी, मैं इनसे किसी खास मुद्दे पर बात करने में व्यस्त था। सैनी ने दत्ता की तरफ इशारा किया। सकोलिया ने दत्ता को देखा। आप शायद इन्हें नहीं जानते सकोलिया साहब। नहीं, ये बीमा कंपनी के जासूस मिस्टर बीबी दत्ता हैं। आप इनसे बात कीजिए, मैं अभी आता हूँ। कहने के पश्चात अशोक सिंघानिया इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ गया। दत्ता ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया तो न चाहते हुए भी सकोलिया को हाथ मिलाना पड़ा। तो आप बीमा कंपनी के जासूस हैं? जी हाँ। दत्ता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो जान गया था कि सकोलिया का बात करने का अंदाज ही ऐसा है। हीरे जवाहरात का बीमा आपकी कंपनी ने किया है? सकोलिया की निगाहें दत्ता के चेहरे पर थी। सही कह रहे हैं आप। अगर जवाहरातों को कोई ले उड़ा तो हमारी बीमा कंपनी को जवाहरातों की कीमत का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि अरबों में बैठता है। ठीक। इस बात का हिसाब कैसे लगाया जाएगा कि हीरे जवाहरातों का मूल्य क्या था? जवाहरात लूटे जाने के बाद की बात कह रहे हैं आप? जी। बीमा करते समय हम वैल्यू वस्तु का मूल्य निकालते हैं, उसके बाद ही बीमा किया जाता है। मतलब कि बीमा कंपनी और सिंघानिया जी मिलकर जवाहरात का मूल्य निकाल चुके हैं? बिल्कुल। कितनी कीमत लगाई है बीमा कंपनी ने उन बेशकीमती जवाहरात की? बीमा कंपनी अपने हिसाब से कीमत लगाती है और जौहरी अपने हिसाब से। बहरहाल हमने जो भी कीमत आंकी है वो आपको बताई नहीं जा सकती। क्यों? ऐसी बातें गुप्त रखना हमारे काम में शामिल है। मैं सिंघानिया साहब का चीफ कमांडर हूं। ये तो और भी अच्छी बात है। इस बारे में आप सिंघानिया साहब से ही बात कीजिए, वो आपको बता देंगे। ठीक कह रहे हैं आप। राजन सकोलिया ने दत्ता की आंखों में घूरते हुए सपाट स्वर में कहा। वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए हीरे जवाहरात को कोई भी नहीं लूट सकता। आपके विश्वास पर मुझे खुशी है। बाय द वे, आप यहाँ क्या करते हैं जो आप कर रहे हैं? हीरे जवाहरात की सुरक्षा का इंतजाम। इस बात का ध्यान रखना कि रास्ते में कोई उन्हें लूट ना ले। और ये सब करना आपकी तरह मेरी भी ड्यूटी बनती है, दत्ता ने कहा। तभी अशोक सैनी पास पहुंचा। अब चलने में कितनी देर है? राजन सकोलिया ने कहा। वक्त तो हो चुका है। कोई देर नहीं है। हीरे जवाहरात वैन में रखे जा चुके हैं। हम खुद अपनी देख रेख में रखवा कर आए हैं। ड्राइवर वगैरह वैन के भीतर बैठे हैं। आइए, यहां से रवाना होते हैं। अशोक सैनी फौरन बोला। चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी, इसके अगले भाग टक्कर में जानेंगे। इन पिछले 3 एपिसोड में ना ये जो बातचीत ही चलती जा रही है, थोड़ा सा स्लो कर दिया इसने पूरा माहौल। जितनी तेजी शुरू के 2-3 एपिसोड में थी उतनी इसमें नहीं थी। खैर, ये कहानी ज्यादा बना दी गई। वैसे एक सीन बहुत मजेदार था और मुझे ना उसे जैसे ही मैंने मेरे ध्यान में आया, मुझे एक फिल्म का सीन याद आ गया। हो सकता है आप लोगों को याद हो। एक फिल्म में ना जॉनी लीवर गोविंदा को ना गुंडा बनाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि तू ना वहां जाना और वहां जो भी उस लाल गाड़ी में बैठेगा उसके सिर पर बस तूने बंदूक लगा देनी और उससे कहना है कि भैया 1 करोड़ रुपए दे दे, और वो तुझे दे देगा। और तू
तो ऐसे मतलब पूरा भर के उसे भेज देता है और वो गोविंदा पहले से जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। अच्छा, उस गाड़ी में वहां पर कोई वो जो कोई शरीफ आदमी नहीं, कोई बड़ा बदमाश बैठ जाता है। वो जैसे ही गोविंदा उसके ऊपर हथियार लगाने लगता है, उस तरफ से जॉनी लीवर उसे देखता है, तो उसकी आवाज बंद हो जाती है। उसकी आवाज बंद हो जाती है। उससे बोला नहीं जाता कि अरे ये क्या हो गया। ठीक यही सीन हुआ था जब वो बाल किशन और वो क्या नाम था उसका, अजीत खन्ना, वो देख रहे हैं ना। जैसे ही उसने देवराज चौहान को देखा ना, तो मुझे सीन वही याद आ गया कि इसकी आवाज बंद हो गई बाल किशन की कि अयो ये तो देवराज चौहान है। ओहो, उसकी वो बिल्कुल कंपैरेटिव सीन था वो। खैर, चलिए दोस्तों, मैंने भी सोचा कि आज इसे फौरन खत्म करके और हम अपनी असली कहानी की तरफ जाएं, जो कि थी टक्कर। लेकिन उससे पहले मैं देख लूं, वैसे कुछ ज्यादा कमेंट्स आए नहीं होंगे। जितने भी आए हैं उनका उत्तर दे दिया जाए। अ, विजय जी के कमेंट आए हैं दो। विजय जी कह रहे हैं शुरुआत में ये कहानी बहुत तेज एक्शन में थी, लेकिन अब बहुत धीमी चल रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, 2 एपिसोड तो तैयारी में ही बीत गए, ये भी बीत गए जी तैयारी में ही, और अभी भी काम बाकी है। ये कहानी जितनी तेजी में शुरू हुई थी, अब उतनी धीरे है। उपन्यास अच्छा है, बाकी बढ़िया प्रस्तुति। हाँ, इसमें ना कैरेक्टर डेवलपमेंट में मतलब कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया है कि ये ऐसा है और वो वैसा है। भाई, जिन आदमियों ने 20-20, 25-25, 30-30 साल अपनी नौकरी में गुजारे होते हैं किसी उसमें, वो वैसे ही होते हैं। लेकिन राइटर का धर्म बनता है कि वो बताए कि कौन किस तरह का है, देखने में कैसा है, और उसी में छोटे छोटे क्लूज भी छुपे होते हैं। जैसे जैसे अभी बात हुई, जगत राम ने कहा कि अंदर वाले जो हैं वो बेईमानी कर जाते हैं बाहर वालों से, तो और उसकी बात ठीक भी है। अगर यहीं पर हम देखें कि अंदर वालों में किस किस के स्पार्क होने की संभावना है, तो इस वक्त भले ये बीबी दत्ता हो, भले वो अशोक सैनी हो, और भले राजन सकोलिया हो, ये तीनों आदमी जो हैं ये भी स्पार्क कर सकते हैं। और नाम देवराज चौहान का लग सकता है, अशोक सैनी, उसका भी जो करियर ग्राफ है डावाडोल है। ठीक है, मतलब उसकी पारिवारिक मजबूरियां हैं, पैसा किसे नहीं अच्छा लगता। खैर, ठीक है, तो स्पष्ट वो है। राजन सकोलिया, राजन सकोलिया जिस हिसाब का उसका कैरेक्टर है, उस तरह का आदमी किसी भी तरफ में मुड़ जाए तो वो उधर ही चलता रहता है, उसे सब कुछ सीधा लगता है। वो भी हो सकता है। और बीबी दत्ता, जब उसने वो कहा ना, एक ऐसा प्लान बनाओ कि हम हीरे जवाहरात चोरी कर सकें, तो एकदम से मेरे दिमाग में आई बात कि ये आदमी भी हो सकता है कि बीच में कोई डंडी मार जाए। सुरेंद्र मोहन पाठक की भाषा में वो अक्सर कहते हैं डंडी मार दी, तो ये डंडी मार जाएगा। ये तीन आदमी तो स्पष्ट ही हैं। यानी देवराज चौहान वाली साइड में तो हैं ही हैं, वो बाल किशन है, वो दोनों टपोरी हैं। ठीक है, शिवराम का भी कोई भरोसा नहीं है। वैसे शिवराम, मुझे लग रहा है शिवराम की बलि दी जाएगी, शिवराम की बलि हो जाएगी। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए विजय भाई। और उसके बाद क्या है, एक और कमेंट है, डकैती हुई नहीं और साले चोर चक्के पीछे लग गए अभी सही, कि देखते हैं क्या होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वैसे इन सब की किस्मत खराब है जो डकैती के पीछे लग गए, क्योंकि बचाने वाला कोई भी नहीं है इनमें से। देवराज चौहान आखिरकार सबको खत्म कर देगा, बोलेगा उसके हाथ से निकल गई तो फिर किसी को नहीं बख्शेगा। हम्म। हाँ, वैसे भी आ, हालांकि देवराज चौहान इस तरह, जब तक कोई उसे धोखा ना दे, वैसे तब तक तो नहीं मारता।
लेकिन अगर ये कोई ना कोई बदतमीजी करेंगे तो फिर इनके साथ बनेगी कहानी। सुशील त्यागी जी कह रहे हैं भाई जी कहानी में शायद मिलावट और भट्टी की जोड़ी गड़बड़ करेगी। हाँ बिल्कुल, उनकी शक्ल से ही दिख रहा है। ठीक है, होता क्या है ना कि इंसान को पता नहीं होता कि उसे कितनी बड़ी कितना बड़ा निवाला मुंह में डालना है। अक्सर हो जाता है ये, उन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही है बस। मीनू राजा कह रहे हैं थैंक्स सर, आपने इतना अच्छा नॉवल अपलोड किया, थैंक यू। एक और है, थैंक्स नॉवल अपलोड करने के लिए, थैंक यू। अवतार बोरा जी कह रहे हैं विक्रम भाई नमस्कार, कहानी के किरदारों को देखते हुए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, गांव बसा नहीं और मांगते पहले से आ गए। मांगते नहीं, लुटेरे पहले से आ गए। कहावत ऐसी है कि गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ लिए, है ना। तो लुटेरे पहले आ गए, तो लुटेरे वाकई पहले आ गए हैं। कृष्णा बहन ने कमेंट किया है विक्रम भाई नमस्कार, उपन्यास अच्छा जा रहा था लेकिन तैयारी में काफी समय लग गया, जगमोहन भी नहीं है इसलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बढ़िया प्रस्तुति हमेशा की तरह, धन्यवाद कृष्णा बहन। बिल्कुल सही कहा, ये एपिसोड भी तैयारी में लग गया और मुझे लग रहा है पहला वाला भी जो है उसमें एक्शन तो होने से रहा, या फिर इतना लंबा एक्शन होगा। अच्छा, आपका क्या विचार है, अपना बताना है इस कमेंट को। देवराज चौहान ने एक जगह कहा कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा सुंदरलाल। वो कहता नहीं, अगर फिर भी ना रोक सके तो। जब देवराज चौहान कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मुझे लगा खड्डा खोद देगा, डेफिनेटली कोई ना कोई बमबाजी करेगा, है ना। मुझे लगता है कोई ना कोई बीच में औजार रखा हुआ है उसने, या फिर उधर से राजन और उसको तैयार कर रखा होगा कि तुम पीछे से आना और इनको रोक लेना। इस्लामुद्दीन भाई कह रहे हैं विक्रम भाई उस नॉवल का नाम हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, टॉप सीक्रेट था, जिसमें वो नौकरी से निकाल देता है उसका बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आप सबके कमेंट्स का मैंने उत्तर दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कहानी को मैं अब रोक कर अपलोड करता हूँ और हम मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक प्रभु से प्रार्थना है कि सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।